स्वागत है दोस्तों आपका आज के एपिसोड 21 में। आज 21st एपिसोड हमारा है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी चीज़ें आपको बताएंगे, जैसा कि हमेशा ही नॉलेज से भरा होता है पूरा वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं डैप्स के बारे में। डैप्स के बारे में बात करने से पहले हम यहाँ पे डैप्स का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। इससे पहले मैं कहूँगा कि आप सारे एपिसोड पिछले वाले देख कर आइए, अन्यथा आपके समझ कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे डैप्स की बात कर लेते हैं। डैप्स की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डैप्स का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज ऐप्स क्या होते हैं? सबसे पहले डिसेंट्रलाइज ऐप्स को समझने से पहले हमें सेंट्रलाइज ऐप्स को यहाँ पे समझना पड़ेगा। सेंट्रलाइज ऐप्स किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं? सेंट्रलाइज ऐप्स में क्या होता है, आपका एक सर्वर पे डेटा सारा स्टोर होता है और जो भी उस सेंट्रलाइज, जैसे मान लीजिए आप प्ले स्टोर पे कोई भी ऐप होता है तो उसका एक डेटा एक सर्वर पे स्टोर होता है और जो भी यहाँ पे उसको डाउनलोड करने वाले होते हैं यूजर, तो उसको डाउनलोड करते हैं और वो जो भी वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं वो सर्वर से जा करके आपके पास आ जाती है वो चीज़। ठीक है, लेकिन मान लीजिए क्लाइंट जो सर्वर पे एक स्टोर होती है, यानी कि सेंट्रलाइज होती है, एक जगह पे सारा को डेटा आपका स्टोर रहता है, तो ये सेंट्रलाइज हो गई। डिसेंट्रलाइज ऐप्स दरअसल क्या होती हैं अब हम आपको समझाते हैं। तो डिसेंट्रलाइज ऐप में क्या होता है? डिसेंट्रलाइज ऐप को चलिए यहाँ पे समझते हैं। डिसेंट्रलाइज ऐप्स, इसमें क्या होता है, जो आपके सारे जो क्लाइंट होते हैं यानी कि जो भी यूजर्स होते हैं उनका जो डेटा होता है, जो भी यानी कि जिस भी ऐप को वो चलाएंगे, वो जो डेटा होता है इनको डिसेंट्रलाइज ऐप इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो किसी सेंट्रलाइज किसी एक जगह पर नहीं होता है, बल्कि सभी के पास, जो भी उस ऐप को यूज़ करते हैं यूजर्स होते हैं, पूरा जो नेटवर्क होता है सबके पास वो चीज़ रहती है और उसमें कोई एक जगह नहीं रहता। जैसे मान लीजिए इस सर्वर क्लाइंट है, इसके पास भी सर्वर है, इसके पास भी सर्वर है, यानी कि P2P नेटवर्क के द्वारा ये जो ऐप होता है ये सभी पर रन करता है, यानी कि पूरे जो नेटवर्क में जितने भी यूजर होंगे सभी के ऐप्स, सबकी सभी के नोट्स पे ये रन करेगा। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज ऐप्स, यानी कि किसी एक सर्वर पे डेटा ना स्टोर होकर के सभी जगह ये बटा रहता है और पूरा जो भी नेटवर्क जितना बड़ा भी होता है, और इसमें जो क्लाइंट होते हैं वो आसानी से कोई भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंस तरीके से यहाँ पे अपने क्लाइंट की मतलब अपने डेटा को स्टोर यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। सभी के पास डेटा डिस्ट्रीब्यूट रहता है, इसलिए डिसेंट्रलाइज होता है क्योंकि इसका डेटा एक जगह स्टोर नहीं होता है। तो ये होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स। तो अब बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइज ऐप्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या हमारे ये फेसबुक या फिर ये दुनिया की चीज़ें थी, ये सब क्या कम पड़ गई थी? जो अभी हम बात करेंगे तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिसेंट्रलाइज ऐप्स दरअसल बनते कैसे हैं। डिसेंट्रलाइज ऐप को बनाने के लिए दो चीज़ें मुख्यतः ज़रूरी होती हैं। पहला है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एप्लीकेशन में आपका क्या क्या होगा। जैसे कि आप सिंपल सा ले लीजिए अपने प्ले स्टोर वाले, यदि आपने थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होगा, प्ले स्टोर वाले ऐप्स कैसे बनते हैं? सिंपल सा ऐसे बनते हैं कि उसमें कोडिंग की जाती है किसी भी जावा या फिर C++ किसी भी लैंग्वेज से। आप वहाँ पे ऐप्स का प्रोग्राम, एक जो पीछे आपका बिहाइंड द सीन जो चलता है प्रोग्राम, एक रन करवाया जाता है और जो आपका फ्रंट, जो आप ऐप यूज़ करते हो यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए आपको फ्रंट बना दिया जाता है, UI जिसको हम कहते हैं। जैसे बाइनेंस एक्सचेंज आप है क्रिप्टो वाली बहुत बड़ी वर्ल्ड की, तो उसमें जो आप एक्सेस करते हो तो उसमें यदि हम प्रोग्राम उसमें लिखते हैं, आपके सामने प्रोग्राम चले तो आपको अजीब लगेगा ना। तो वो सारी चीज़ें जो प्रोग्राम होता है वो सारा कुछ बैकग्राउंड में लिखा होता है, उसी के ऊपर UI बना दी जाती है ताकि हर यूज़र को आसानी से समझा जा सके और उसके यूज़र फ्रेंडली उसको बनाया जा सके। तो बाइनेंस की जो एक्सचेंज है उसका UI बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है, यानी कि उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड, जो यूज़र एक्सेस करते हैं। और जो इंजीनियर्स होते हैं या फिर जो भी टेक्निकल पर्सन होते हैं जो भी उसमें डेवलपिंग करनी होती है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं। तो ये होते हैं डिसेंट्रलाइज ऐप्स, ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपकी प्रोग्रामिंग की जाती है और ये UI होती है फ्रंट एंड, जो कि यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए डैप्स में दो तरीके से मुख्यतः बनाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि और हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया, ये एक चीज़ और याद कर लीजिए कि डिसेंट्रलाइज ऐप जो होते हैं ये डिसेंट्रलाइज, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और UI यानी कि इंटरफेस जो भी यूजर के लिए, ये दोनों चीज़ें मिला करके डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे रन करा दिया जाता है, बन जाता है हमारा डैप्स यानी कि डिसेंट्रलाइज ऐप। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि डिसेंट्रलाइज ऐप्स तो हमने बना दिए, लेकिन हमारी जो सेंट्रलाइज्ड ऐप थे यानी कि जो प्ले स्टोर पर अभी तक अवेलेबल थे उनमें और इनमें क्या फ़र्क है। तो इसके लिए हम चार यहाँ पे फ़र्क यहाँ पे देखेंगे जिससे आपको लगेगा कि ये वाकई में ट्रस्टवर्दी चीज़ें हैं, यानी कि ये फ्यूचर है। क्यों फ्यूचर है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो सेंट्रलाइज ऐप होता है उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो डेटा हमें तो कहते हैं कि हम डेटा नहीं चोरी करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास सबूत क्या है कि वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज ऐप में हर कोई जाकर देख सकता है, तो ये ट्रस्टवर्दी होते हैं। और चूंकि ब्लॉकचेन पे बने हैं तो मैंने आपको पहले ही एपिसोड में यही चीज़ बताई थी कि ब्लॉकचेन का दूसरा नाम ही ट्रस्ट है। तो दूसरे चीज़ की बात करते हैं सेंसरशिप। और तो सेंट्रलाइज ऐप में क्या होता है, आप कभी भी जिसका पाओ उसका ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दो, जिसका पाओ जो कर दो, जिसका पाओ उसका
उसका वीडियो हटा दो। तो सेंसरशिप में ये होता है सेंट्रलाइज ऐप में। डिसेंट्रलाइज ऐप में कोई सेंसरशिप नहीं होती है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, सब मेजोरिटी में वोटिंग में लिया जाता है डिसीजन। यहाँ पे बात करें सेंट्रलाइज ऐप में तो कभी सर्वर डाउन, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम। लेकिन डिसेंट्रलाइज ऐप में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि सर्वर डाउन, ये डाउन। हालांकि अभी तक कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आई है, इन फ्यूचर आ जाएगी तो वो बात देखेंगे। लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, मैं किसी भी चीज़ को बहुत अंधभक्त बनकर यहाँ पे फॉलो नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने ये लिख दिया है कि अभी तक कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आई हुई है। नेक्स्ट की बात करते हैं, सेंट्रलाइज ऐप में क्या होता है, आप कोई भी यूट्यूब जैसे एक्सेस करते हो, अपना डेटा खर्च करते हो, या फिर कोई भी चीज़ आप खर्च करते हो, पैसे खर्च करते हो, फिर वो ऐप में वो कोई ऐड लगाते हैं यूट्यूब वाले, तो फिर उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज ऐप में इसका अपोजिट है। यहाँ पे आप यदि किसी भी प्लेटफॉर्म डैप्स को यूज करोगे तो उसके बदले आपको उनकी टोकन या उनकी कॉइन मिलेंगी, यानी कि वो आपको पे करते हैं, ना कि आप आपको उनको पे करना पड़ता है। तो ये खास होती है हमारे डैप्स की, यानी कि उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करने पर हमें पेमेंट मिलता है, ना कि हम पेमेंट उनको करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने डैप्स को यहाँ पे डिटेल में समझा। अब नेक्स्ट की चीज़ हम यहाँ पे समझ लेते हैं, इथेरियम वर्चुअल मशीन यानी कि ईवीएम। अब इस वो वाला ईवीएम आप मत समझ लेना, जो वोटिंग वाला ईवीएम होता है वो अलग होता है। इथेरियम वर्चुअल मशीन दरअसल क्या होती है, जैसे मान लीजिए, जैसे कि मैंने कहा, ये जो प्रोग्राम होता है सभी की नोट्स पे चलता है, यानी कि जो भी एक नेटवर्क में कंप्यूटर कनेक्ट होंगे सभी के नेटवर्क पे चलता है। लेकिन क्या किया जाए, यदि कोई हैकर आकर के कोई ऐसा गलत प्रोग्राम चला दे, एक वायरस डाल दे इन सारे नेटवर्क पे, मतलब इस नेटवर्क पे एक वायरस चला दे, तो वायरस चला देगा तो सारे करप्ट कर देगा, यानी कि जितने भी नेटवर्क इस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर या नोट्स जुड़ी हुई हैं सब पे वायरस चला जाएगा। और हमारे जो कंप्यूटर होते हैं उनमें हमारा वेबकैम भी होता है और ऑडियो भी होती है, यानी कि इनको सबको करप्ट कर देगा। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन डाटा हमारा पता चला, हमारे जो SSD या फिर DVD जितनी भी हमारी चीज़ें लगी हुई हैं, हमारा मेमोरी कार्ड है, सब ख़राब कर दे, हमारा डाटा ख़राब कर दे और हर चीज़ को बेकार कर दे। कोई डेट अगर आकर आकर के, क्योंकि इसमें तो यही चीज़ होती है ना, जो चीज़ आप रन कराओगे सारी नोट में चलेगी, तो हमारा पता चला डेटा सारा उड़ा दे। तो ऐसा बचने के लिए संतोष उन्होंने वितालिक बिटूर ने यहाँ पे एक आइडिया लगाया इथेरियम वर्चुअल मशीन का, यानी कि एक तरीके से ये सेफ गार्ड है, ऐसे समझ लीजिए सुरक्षा कवच है। यानी कि अब कोई भी चीज़ इस नेटवर्क पे होगी वो एक इथेरियम वर्चुअल मशीन पे होगी, यानी कि एक डब्बा है, उसके अंदर आपके सारे प्रोग्राम होंगे, उसका आपके हार्डवेयर से कनेक्शन कोई नहीं होगा, यानी कि आपका कंप्यूटर में सिर्फ इस सुरक्षित डब्बे के अंदर आपके सारे प्रोग्राम रन होंगे, ना कि आपका कंप्यूटर का कोई हार्डवेयर को उसमें यूज किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक सुरक्षित डिब्बा होता है ABM, ऐसे मान लीजिए। इसके अंतर्गत आप जो है वो प्रोग्राम को रन करवाते हो, आपके इससे कोई नहीं मतलब कि आपका वेबकैम या ऑडियो या वीडियो, इससे कोई मतलब नहीं। यानी कि ये मान लीजिए कि जैसे कि आपने कभी काली लाइनक्स इत्यादि वगैरह आपने यूज किया हो, तो उसमें क्या होता है, उसके लिए अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। सेम तरीके से जैसे मान लीजिए कि जो आपका जो प्रोग्राम रन होगा ब्लॉकचेन पे या पूरे नेटवर्क में, तो ये क्या होगा, ब्लॉकचेन पर ये एक डिब्बे के अंदर रन होगा, आपके इससे कंप्यूटर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके डेटा को कोई खराब नहीं करेगा, क्योंकि एक इथेरियम वर्चुअल मशीन के अंतर्गत ये प्रोग्राम रन होता है। तो यही होती है EVM, यानी कि इथेरियम वर्चुअल मशीन, हैकर से सावधान करने के लिए। तो आपकी कुछ चीज़ों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही चीज़ वहीं पे देखो बताई गई है कि एक तरीके से देख लीजिए, जो व्हाइट कलर की लेयर लग रही है ना आपको कंप्यूटर के आसपास लगी हुई है, अंदर लगी हुई है, ये व्हाइट कलर की लेयर EVM है, यानी कि डिब्बा है। इसके अंतर्गत हर चीज़ चलती है। आपके जो कंप्यूटर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से, मतलब हार्डवेयर पे इस पर कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ताकि आपको कोई डैमेज ना हो। ये जो चीज़ें होंगी वो नेटवर्क पे होंगी, आपसे इससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। यही करता है इथेरियम वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं इथेरियम गैस। इथेरियम गैस से पहले आगे बढ़े, यदि आपको हमारा ये जो कोर्स है, हमारे जो प्रयास है आपको पसंद आता हो, तो इस डिस्क्रिप्शन के नीचे थोड़ी आपको मेरे यदि आप हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं। सारी पेमेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी। यदि आपको पसंद आता हो हमारा कंटेंट तो आप हमारी मदद भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, कैसे आपको पेमेंट करना है। आप हमें UPI ID या बैंक अकाउंट इस चीज़ों से पेमेंट कर सकते हैं। अब ये मत पूछना कि इससे आपको फ़ायदे क्या मिलेंगे, ऑलरेडी मैं फ़ायदे दे रहा हूँ, तो ये मैं नहीं कर सकता। यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं। नेक्स्ट की बात करते हैं इथेरियम गैस। तो इथेरियम गैस क्या होता है, फॉर रन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजेक्शन और इथेरियम और एनी पार्टिकुलर एंड इंट्रोडक्ट विक रिक्वायर फॉर गैस। यहाँ पे ये इथेरियम गैस क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप जब कभी चलते हो ट्रेन या गाड़ी से, या फिर किसी, मान लीजिए आप अपनी कार से चलते हो, ठीक है ना, तो कार से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो आपको पेट्रोल या डीजल जो भी हो आपको डालना पड़ता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ इसमें भी आप समझ लीजिए कि इथेरियम पे जब कोई आप ट्रांजेक्शन या कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करवाते हो तो उसके लिए भी हमें गैस चाहिए होती है। अब ये गैस क्या होती है, ये गैस वो वाली गैस नहीं होती जो आप समझ रहे होंगे। ये गैस होती है
इसमें मतलब एक फीस तरीके से आप मान लीजिए, फीस में नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ गैस दरअसल होती क्या है। आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या कोई ट्रांजेक्शन को रन करवाने के लिए, यदि आपने ट्रांजेक्शन किए होंगे आपको पता होगा, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इथेरियम के नेटवर्क पे या फिर कोई भी नेटवर्क अदर का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, गैस का मतलब कॉमन है, तो गैस की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम लिखा 8 इंटू 8 माइनस 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो ये आपने मान लीजिए एक प्रोग्राम लिख दिया कि 8 इंटू 8 माइनस 8, अब हमें यहाँ पे निकालनी है कि ये प्रोग्राम रन करवाने का इथेरियम पे कितना यहाँ पे गैस लगेगा। तो गैस एक यूनिट है, जैसे पेट्रोल आप नहीं भरवाते हो कि जैसे गैस का मतलब ये मान लीजिए कि पेट्रोल है, और कितनी गैस है वो आप मान लीजिए कि क्वांटिटी यानी कि यूनिट है, ठीक है ना। तो इसका हम सिंपल सा निकालेंगे कि मान लीजिए एक हमने प्रोग्राम लिखा कि 8 इंटू 8 माइनस 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता करना है कि इसमें कितनी गैस लगेगी, तो उसको हम सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए -5 गैस लगेगी, यानी कि 5 गैस लगेगी। सब्ट्रैक्शन का चिन्ह आ गया है, सिंबल आ गया है, तो हमें 3 गैस लगेगी, और इक्वल टू का जो सिंबल से 3 गैस लगती है। अब ये कहोगे आपने कहाँ से बना दिया, मतलब कि अपने तरफ से बना रहे हो? अपने तरफ से नहीं बना रहा हूँ, ये दरअसल वैतालिक बिटवीन ने यहाँ पे ऑलरेडी लिख करके रखा हुआ है। जैसे आप जाइएगा कभी गिट हब पर जा करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि कितनी किसकी गैस होती है, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे गिट हब पे जा करके आप ये वेबसाइट नोट कर लीजिए, यहाँ पे जा करके आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सारी क्वांटिटी लिखी हुई है। जैसे एडिशन का देख लीजिए 3 लगेगी, ठीक है ना, यहीं से मैंने उठा के रखी हैं। सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, तो उसकी 3 लगेगी, और इसी तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा 10 लगती है जंपी की, ठीक है ना, तो यहाँ पे 10 इसकी लगती है। तो इस तरह से गैस पे यहाँ पे ये टेबल आप देख सकते हो, इस वेबसाइट पर जा करके आप वेरीफाई कर लेना। तो यहाँ पे चलिए अपने काम पे चलते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अब अपने आपको मैंने बताई दी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जब सिंबल आता है तो 5 गैस लगेगी, सब्ट्रैक्शन का सिंबल आएगा तो 3 गैस लगेगी, इक्वल टू का सिंबल आएगा तो 3 गैस लगेगी। टोटल कैलकुलेट हमने किया तो 5 + 3 इज इक्वल टू 11 गैस। 11 गैस को हम 11 लीटर भी कह सकते हैं पेट्रोल, है ना। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि गैस जो है वो जो राशि है, ठीक है ना। आप ऐसे समझ सकते हो कि गैस जो है उसको पेट्रोल भी समझ सकते हो, ठीक है ना। पेट्रोल से इसका कोई मतलब नहीं, गैस का मतलब गैस ही है, समझ लीजिए ये, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन में। तो 11 गैस, और या फिर देसी भाषा में समझना तो 11 लीटर, जहाँ पे 11 क्वांटिटी है और गैस जो है वो हमारी एक राशि है जिसको हम व्यक्त करते हैं गैस को बताने के लिए। तो 11 गैस हमारी टोटल फीस लगेगी इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, इस प्रोग्राम को रन करवाने में। तो इस तरह से कैलकुलेट की जाती है गैस। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि गैस का दरअसल यूज क्या है और कैसे, मतलब इसका देखिए, कोई भी ट्रांजेक्शन को यदि हम चेंज करेंगे तो उसमें हमें एक ब्लॉकचेन में गैस देनी पड़ती है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। और यूजर यदि कोई ट्रांजेक्शन को पे करता है तो उसके लिए भी हमें गैस की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। कोई यदि मॉडिफाई करोगे या फिर कोई ट्रांजेक्शन जनरेट करोगे तो गैस की हमें ज़रूरत देनी ही पड़ेगी, ठीक तरीके से। इसको फीस भी आप समझ लें तो कोई बुरी बात नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं गैस प्राइस की। गैस प्राइस क्या होता है? तो गैस प्राइस आप इसको ध्यान से समझिएगा। अमाउंट सेट बाय सेंडर वांट्स टू, गैस का प्राइस होता क्या है ये समझिएगा। तो गैस का प्राइस, जैसे कि आपने मान लीजिए 11 गैस हमने निकाला, ठीक है ना। अब 11 गैस यानी कि 11 लीटर पेट्रोल। अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत तो कुछ होगी ना, तो इसी तरह से एक गैस की भी कीमत होती है, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी फीस हमें देनी पड़ेगी। जैसे 11 गैस हमने निकाला तो उसको आप समझ लीजिए देसी भाषा में 11 लीटर पेट्रोल। तो 11 लीटर पेट्रोल में हमें जब रुपए निकालने पड़ेंगे तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है। तो यदि हमें 11 गैस की कीमत निकालनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक गैस की कीमत कितनी है, तो वो हमें पता चलेगी ईथर में। तो नेक्स्ट में बात कर लेते हैं गैस की प्राइस हमें कैसे निकालनी पड़ती है। अमाउंट सेट बाय सेंडर वांट्स टू पे पर यूनिट ऑफ गैस टू गेट ट्रांजैक्शन माइंड, यानी कि जो सेंडर यानी कि पैसे जो भेजने वाला है उसको पैसे उधर से उधर भेजने में गैस पहले से ही डिसाइड करनी पड़ेगी कितनी गैस वो पे करेगा। तो ऐसे नहीं कुछ भी गैस वो पे कर दिया जाए, उसके लिए भी एक तौर तरीका होता है, उसको समझिएगा। गैस प्राइस आर डिनोटेड इन गोई। गोई में जो है गैस की प्राइस को निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए एक गोई बराबर जो होता है 10⁻⁹ इथेरियम होता है, यानी कि एक गोई यदि आप पे करोगे ट्रांजेक्शन को उधर से उधर भेजने में, ठीक है ना, तो एक गोई जो है 10⁻⁹ इथेरियम लेगा, ठीक है ना। ये याद रखना कि एक गोई में 10⁻⁹ इथेरियम आएंगे, ये भी आगे काम आएगा। द हायर द गैस प्राइस द फास्टर द ट्रांजेक्शन विल बी माइंड, इट्स जस्ट लाइक द ट्रांजेक्शन इन बिटकॉइन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जितनी ज़्यादा गैस फी दोगे उतनी जल्दी आपका ट्रांजेक्शन होगा। अब आपको ये कैसी बात हो गई? जी हाँ, आपको मैंने
इसलिए कह रहा हूँ पिछले एपिसोड देख कर आइए, उसमें मैंने बिटकॉइन वाले में आपको बताया था कि ट्रांजेक्शन सबसे पहले माइनर उसी को तो उठाएगा ना जिससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए यही चीज़ मैंने यहाँ पे एरो से भी दर्शाई हुई है कि जितनी ज़्यादा आप इथेरियम दोगे, यानी कि जितनी ज़्यादा गैस दोगे, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा, जितनी ज़्यादा गैस आप दोगे उतना ही ज़्यादा समय आपको कम लगेगा और जल्दी आपका ट्रांजेक्शन डन हो जाएगा। अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे तो वीडियो को देखते रहिएगा। नेक्स्ट की बात अब यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गैस की लिमिट की। तो यहाँ पे बात हम करेंगे कि गैस की लिमिट दरअसल होती क्या है, कि कितनी हायर गैस हमें अगर हम भेजेंगे तो हमारा ट्रांजेक्शन 100% हो ही जाएगा। गैस लिमिट की बात कर लेते हैं, यानी कि मैक्सिमम, इट इज़ द मैक्सिमम गैस सेट बाय सेंटर द ट्रांजेक्शन कैन कंज्यूम्ड, यानी कि ये जो गैस लिमिट है, यानी कि ये हायर लिमिट है गैस की, इतनी यदि आप भेज दोगे तो 100% आपका ट्रांजेक्शन हो ही जाएगा। तो यहाँ पे अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके आधार पर अभी हम सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए एक एस नाम का व्यक्ति है, वो पी नाम के व्यक्ति को 8 इथेरियम भेजना चाहता है। सो व्हाट विल बी द टोटल फीस एस दैट हैज टू पे, यानी कि एस नाम का व्यक्ति पी नाम के व्यक्ति को 8 इथेरियम भेजना चाहता है तो वह कितनी फीस पे करेगा, ये है सवाल। ठीक है ना, तो इसको हम सीधे से निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए एस नाम का व्यक्ति पी को भेज रहा है, तो सिंपल से समझ लीजिए कि एस नाम के व्यक्ति ने जो ट्रांजैक्शन पर यूनिट रखी हुई है, यानी कि एस ने जो है गैस पर प्राइस जो पर यूनिट, यानी कि एक गैस का जो ये दे रहा है 100 गोई दे रहा है। ठीक है ना, ये आप अपने आधार पर सेट कर सकते हो। जैसे इसने जो है पर यूनिट, यानी कि एक गैस को इसने 100 गोई, अब 100 गोई का मतलब क्या होता है, मैंने एक गोई में कितने बताए थे, 10⁻⁻9 इथेरियम। तो यहाँ पे एस नाम के व्यक्ति ने यहाँ पे जो गैस पर यूनिट ये जो पे करेगा, इसने अपने आप से डिसाइड किया। आप भी अपने आप से डिसाइड कर सकते हो, लेकिन अपने आप से नहीं काम चलेगा। यहाँ पे समझिएगा, पूरे मैथ को समझिएगा। एस नाम के व्यक्ति ने जो एक गैस की जो यहाँ पे कीमत डिसाइड की है, वो की है 100 गोई, ये ठीक है ना। और ट्रांजेक्शन गैस लिमिट कितनी है, वो है 21,000 यूनिट गैस। यूनिट का मतलब यहाँ पे गैस है, 21,000 गैस भी समझ सकते हो, 21,000 यूनिट भी समझ सकते हो, जो इसकी लिमिट है टोटल। ठीक है ना, तो टोटल फीस कितनी पड़े, ट्रांजैक्शन गैस लिमिट मतलब पता क्या है कि कितनी 21,000 यूनिट, यानी कि 21,000 गैस, यानी कि जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसमें जो यूनिट है, ठीक है ना, तो वो आपका जो प्रोग्राम लिखा गया है उसमें 21,000 यूनिट तक की गैस उसमें लगेगी। ठीक है ना, और आपने एक यूनिट यानी कि एक गैस की कीमत कितनी डिसाइड की है, 100 गोई। ठीक है ना, तो अब टोटल फीस कितनी लगेगी, टोटल फीस लगेगी ट्रांजैक्शन गैस यूनिट्स मतलब कितनी आपके जो आपने प्रोग्राम बनाया उसमें कितना गैस का कंटेंट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गैस टोटल आपकी प्रोग्राम में कैलकुलेट की जाती है। तो जो आपने ट्रांजैक्शन गैस की लिमिट जो बनाई, यानी कि जो आपने प्रोग्राम लिखा उसमें आपने जो आपने गैस पूरी कैलकुलेट की, तो ये जो हाईएस्ट लिमिट है, हाईएस्ट लिमिट जो होती है इथेरियम की, कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हो उसमें 21,000 यूनिट ही होती है, 21,000 यूनिट्स या फिर 21,000 गैस। ठीक है ना, तो एक गैस की कीमत जो आपने दी है वो दी है 100 गोई। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन गैस यूनिट्स मल्टीप्लाई कर दो गैस प्राइस पर यूनिट सेंड बाय सेंडर, यानी कि हमारे द्वारा जो सेंड की मतलब जो हमने दी है। तो यहाँ पे टोटल फीस कितनी निकलेगी, 21,000 गैस का कंटेंट था मेरा, 21,000 गैस का कंटेंट था। ठीक है, 21,000 गैस का कंटेंट था और हमने, समझिए ध्यान से, 21,000 गैस का कंटेंट था और एक गैस की हमने कीमत कितनी दी, 100 गोई, और एक गोई में कितने होते हैं, 10⁻⁻9 इथेरियम। तो 21,000 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 100 से तो ये निकल आया 21 लाख, 21 लाख गोई निकल आया। अब 21 लाख गोई निकल आया तो गोई को इथेरियम में कन्वर्ट करना, अभी तो ये गोई है, अब इसको हमें फीस देनी पड़ेगी ना, गोई को हम क्या करेंगे, चार रखेंगे, तो गोई को जो है अब इथेरियम में कन्वर्ट करेंगे। इथेरियम में कन्वर्ट करने के लिए एक गोई में कितना होता है, 10⁻⁻9 इथेरियम, तो 21 लाख गोई में कितना होगा, 0.0021 इथेरियम। तो ये हमारा यहाँ पे निकल आएगा, यानी कि 8 इथेरियम पे करने के लिए मुझे यहाँ पे इतनी फीस देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे दो सवाल और यहाँ पे खड़े होते हैं कि यदि हमने इस गैस को यदि हमने कम दिया, मतलब थोड़े में सस्ते में हमने काम चलाना का सोचा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा। यदि हमने यहाँ पे मान लीजिए 21,000 यूनिट्स का हमने ये जो हाईएस्ट लिमिट होती है ना, यदि आप 21,000 की प्रोग्राम की यूनिट के हिसाब से पे करोगे तो आपका ट्रांजेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन यदि आपने सोचा कि 21,000 का हमारा कंटेंट तो है ही नहीं, हम कम में काम चला लें, तो यदि आपने यहाँ पे जो हाईएस्ट लिमिट होती है 21,000 यूनिट का ही कोई प्रोग्राम यहाँ पे माना जाता है। ठीक है ना, इतनी आप 21,000
कि कंटेंट आपने जो बनाया है, प्रोग्राम आपने डेवलप किया है, 21,000 यूनिट के हिसाब से पे करोगे तो 100% हो जाएगा। यदि आपने उससे कम में किया, आपने सोचा हम सस्ते में काम चला लें, यहाँ पे हम 100 कोई नहीं देंगे पर एक गैस की फीस, हम थोड़े कम में काम चलाएंगे, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा फेल, और जो भी आपने गैस दी होगी तो वो भी आपकी चली जाएगी और ट्रांजैक्शन आपका फेल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा और आपकी जो आपने दिया होगा सब चीज़ बेकार चला जाएगा, आपकी फीस चली जाएगी। अब दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि हमने गैस अगर ज़्यादा दे दी तो फिर तो हमारी फालतू में चली जाएगी। यदि आपने ज़्यादा गैस दे दी तो वो आपकी रिटर्न कर दी जाती है, ब्लॉकचेन ऑटोमेटिक आपकी रिटर्न कर देती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यही होते हैं इसके फंडामेंटल। अब यहाँ पे लास्ट सवाल और आखिरी सवाल कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ गैस लिमिट। गैस लिमिट की हमें यहाँ पे ज़रूरत क्यों पड़ी, हम इसको कुछ भी मतलब 21,000 यूनिट का ही कंटेंट क्यों बनता है, 21,000 गैस का ही कंटेंट क्यों बनता है, इसके पीछे एक रीज़न रखा गया। देखिए, हमें ये हमेशा अच्छी तरीके से नहीं सोचना चाहिए, हमें ये भी सोचना चाहिए कि मान लीजिए कोई हैकर है, वो क्या करे, इनफाइनाइट लूप का प्रोग्राम बना दे, यानी कि वो ऐसा प्रोग्राम लिख दे जो 21,000 गैस से ज़्यादा का प्रोग्राम हो, यानी कि इनफाइनाइट लूप में बना दे, वो प्रोग्राम चलता ही रहे चलता ही रहे। ऐसे तो कोई भी नेटवर्क जो होगा उस पर कई सारे इफेक्ट आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए सिस्टम डाउन कर देगा पूरा का पूरा, क्योंकि उसने इनफाइनाइट लूप का बना दिया है। अब वो अगर इस इनफिनाइट लूप का बनाएगा तो उसका इथेरियम ऑटोमेटिक वॉलेट से कम होता रहेगा, और जैसे ही उसका वॉलेट से कम होगा इथेरियम, जैसे खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक प्रोग्राम रन करना बंद कर देगा। तो इसलिए इसकी जो गैस लिमिट है उसको 21,000 ही गैस यूनिट बनाया गया है, इतने ही प्रोग्राम बनता है। ठीक है ना, तो इसलिए आपका सिस्टम को डाउन कर देगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे डॉस अटैक जो होगा वो भी इसी तरीके से किया जाता है, इनफिनाइट लूप बना देगा तो फिर ये सिस्टम को ख़राब कर देगा, यानी कि अटैक मतलब बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस कारण से इसको एक लिमिट लगाएगी जो 21,000 यूनिट के हिसाब से ही आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना पड़ता है, और उसके हिसाब से आपको 21,000 यूनिट्स के हिसाब से 21,000 तो टोटल का आपका प्रोग्राम है। अब एक यूनिट को आपका यानी कि एक गैस का कितना प्राइस रखना है वो आप डिसाइड करते हो, और उस हिसाब से आपको जो है टोटल निकल आता है गोई, और गोई से आप 10⁻⁹ इथेरियम से मल्टीप्लाई करके आप अपना फीस गैस को कैलकुलेट कर सकते हो। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और जितना ज़्यादा हो वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें।